नमस्ते दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज और आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। तो आज 31 जुलाई है, बहुत ही शुभ दिन, प्रेमचंद का जन्मदिन। हिंदी के महान उपन्यासकार, कथा शिल्पी प्रेमचंद, उनको पूरा देश याद कर रहा है अलग अलग तरीके से। अब तो सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही ये बातें होती हैं। मैं यहाँ आज उनकी लिखी फिल्म, एकमात्र फिल्म जो उन्होंने लिखी थी, द मिल, जो मज़दूर नाम से भी प्रचार में उसका रखा गया था, उसकी चर्चा करूंगा। यह फिल्म उन्होंने मुंबई आने के बाद, और जैसा कि सभी जानते हैं कि मुंबई फिल्म लिखने ही वे आए थे, और यहाँ उन्होंने अजंता मूवीटोन की या सिनेटोन की यह फिल्म लिखी थी द मिल के नाम से, जो बाद में मज़दूर नाम से भी रखी गई, प्रचारित की गई, और मराठी में और गुजराती में भी इसके पोस्टर छपे थे। अफसोस की बात है कि अब यह फिल्म कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जो थोड़ा बहुत उपलब्ध है वो सरकारी दस्तावेज़ों में है, यानी कि सेंसर बोर्ड के कागजात में है। और जो बुकलेट उस समय फिल्म के निर्माताओं ने छापा होगा, उस बुकलेट में जो जानकारी दी गई है, जो कथासार दिया गया है, वह है। और हाँ, उस समय की मैगजीन जो फिल्म इंडिया थी, जिसके बाबूराव पटेल संपादक थे, उस पत्रिका में उसके जुलाई अंक 1939 के जुलाई अंक में इसका रिव्यू छपा था। मैं इस फिल्म के साथ जुड़े बहुत सारे मज़ेदार प्रसंग आप सुनते रहेंगे। वीडियो अंत तक सुनेंगे तो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद के किताबों पर, उनकी लिखी कहानियों पर, उपन्यासों पर अनेक फिल्में बनी हैं, लेकिन ये मूल रूप से पहले साहित्य के तौर पर आई। उसके बाद इनसे प्रेरित होकर निर्माताओं ने सबसे पहले 1963 में फिल्म बनी थी गोदान। उसके बाद से अनेक फिल्में बनी, यहाँ तक कि सत्यजीत रे ने भी उनकी सदगति और शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्में बनाई, और अनेक फिल्मकारों ने उन पर कोशिश की फिल्म बनाने की, और कुछ सफल रहीं, कुछ चर्चित रहीं, कुछ दर्शकों ने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने जो एक फिल्म लिखी, एकमात्र फिल्म लिखी, वो थी द मिल। यह फिल्म 1934 में बन चुकी थी, 1934 में बन चुकी थी, और तभी सेंसर बोर्ड में यह फिल्म भेजी गई अनुमति के लिए, प्रमाण पत्र के लिए। उस समय जो हवाला मिलता है, मैंने यहाँ देवश्री राय के मुख्य स्रोत से जो उन्होंने शोध किया है द मिल के ऊपर, क्योंकि द मिल कितनी बार सेंसर कॉपी जमा हुई उसकी, और कितनी बार रिलीज हुई, इसको लेकर के उन्होंने बहुत रोचक एक शोध लिखा है, और जिसमें और सारे प्रसंगों की चर्चा की है, सेंसरशिप की चर्चा की है, और उस समय के माहौल की भी चर्चा की है। मैं यहाँ खुद को द मिल मज़दूर पर फोकस रखूँगा। यह प्रेमचंद की लिखी हुई अकेली फिल्म है, और मुंशी प्रेमचंद फिल्म के टाइटल में नाम जाता है, क्योंकि बुकलेट में यही नाम दिया हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी बुकलेट में सिर्फ मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, जबकि मराठी और गुजराती में उनके उपन्यासकार होने की भी चर्चा है, हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार होने की भी चर्चा है, लेकिन अंग्रेजी में इसका कोई जिक्र नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि उस बुकलेट में हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या तो अंग्रेजी में है या फिर गुजराती और मराठी में। तो फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं। सेंसरशिप पे ही मैं मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लें कि बाबूराव पटेल की जो पत्रिका है फिल्म इंडिया, उसमें इस फिल्म का जब रिव्यू छपा तो उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इसका रिव्यू किया था। उन्हें फिल्म कतई पसंद नहीं आई थी, जिसने भी रिव्यू लिखा हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए कि फिल्म में बहुत ही साधारण किस्म की थी। और मोहन भवनानी जो इसके निर्देशक थे, जिन्होंने इसका सिनेरियो लिखा था और जिन्होंने इसका डायरेक्शन किया था, यानी कि पटकथा जिन्होंने लिखी थी और जिन्होंने इसका निर्देशन किया था, उनके काम से वे बहुत असंतुष्ट थे, बचकाना काम लगा था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि किसी कलाकार ने भी अच्छा काम नहीं किया है। फिल्म की हीरोइन जो मिस बिब्बो थी, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने थोड़ा कम खराब काम किया है। हाँ,
लेकिन उन्होंने भी ख़राब काम किया है। तो इस तरीके से उस फिल्म की कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकी रिलीज़ के बाद। लेकिन इसके साथ जो रोचक चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो है कि यह फिल्म 1934 में बन गई थी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा 1934 में बन गई थी। 1934 में हवाला मिलता है कि कम से कम 4 बार सेंसर बोर्ड के सिफारिश पर, सेंसर बोर्ड के निर्देश पर इसमें सुधार किया गया। कुछ रील काटे गए, कुछ फुटेज निकाले गए और फिर ये जमा किया गया, लेकिन ये बार बार रिजेक्ट होती रही। और तब जो उस समय बॉम्बे BBFC, बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसका नाम था सेंसर बोर्ड का, वो इसका परमिशन देता था। उस समय आपको बता दूं मैं कि 4 सेंसर बोर्ड थे। एक बॉम्बे में था, एक लाहौर में था, एक रंगून में था और एक कलकत्ता में था। दिल्ली और चेन्नई में, दिल्ली और मद्रास में कोई सेंसर बोर्ड नहीं था। यहाँ ये फिल्म 4 बार रिजेक्ट हो गई सेंसर बोर्ड से और बार बार यही कहा गया है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग रूप में यही बात कही गई कि यह फिल्म अभी रिलीज़ होगी तो सोसाइटी में, मुंबई की सोसाइटी में ख़ास करके थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मज़दूर भड़क सकते हैं, मज़दूरों को अपने अधिकार की जानकारी मिल सकते हुए मालिकों के खिलाफ हो सकते हैं, मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि फिल्म की कहानी ही ऐसी थी। लेकिन अजंता सिनेटोन ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार इस बात की कोशिश करते रहे और बदल बदल कर फिल्म जमा करते रहे ताकि उसको परमिशन मिल जाए। वो इसके पीछे एक वजह थी जो आज भी मौजूद है, जो मैं कई बार अपने लेखों में और बातों में बता चुका हूँ कि हिंदी फिल्मों का सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई से होता है। और ये तब भी होता था, तब तो 47% बिजनेस मुंबई से होता था। इसलिए कोई भी निर्माता, कोई भी निर्देशक चाहता था कि उसकी फिल्म बम्बई में ज़रूर रिलीज हो, देश के और हिस्सों में भी हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह फिल्म यहाँ रिलीज़ नहीं हो पाई और तब यह फिल्म लाहौर में रिलीज हुई थी। लाहौर पर अभी मैं जब काम कर रहा हूँ उस सिलसिले में मैं वहाँ के पुराने अखबार और मैगज़ीन देख रहा था, तो उसमें द मिल का विज्ञापन मिलता है और उसमें द मिल के रिव्यू और चर्चा भी होती है। लेकिन मुंबई में ये संभव नहीं हो पाया और ये बार बार रिजेक्ट होती रही फिल्म। हालांकि यहाँ पे मुंबई में बाद में इस फिल्म को सेठ की बेटी के नाम से भी जमा किया गया और नाम बदल करके। लेकिन शायद BBFC के मेंबरान या सदस्य जानते होंगे कि फिल्म की कहानी क्या है, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसा हवाला एक आध मिलता है कि दया की देवी नाम से यह फिल्म बाद में रिलीज हुई थी, शायद 36 के आसपास, लेकिन कोई पुख्ता सबूत उसका नहीं मिलता है। हाँ, यह फिल्म 5 जून 1939 को आखिरी बार सेंसर होकर के रिलीज हो पाई बम्बई में। तब तक हम सभी जानते हैं 1936 में प्रेमचंद का देहांत हो गया था। 1934 से लेकर के 35 तक 2 साल वे मुंबई में टिके रहे, लेकिन उनके सामने ही फिल्म में इतनी तब्दीली की गई, इतने तरीके से चीज़ें काटी छाटी गई कि शायद इस बात से वे बहुत निराश हुए। और जाहिर सी बात है, लेखक की मर्जी नहीं ली जाती होगी, निर्देशक और निर्माता अपनी मर्जी से फिल्म की कॉपी बदलते रहे होंगे, प्रिंट बदलते रहे होंगे और जमा करते रहे होंगे। इन बातों से प्रेमचंद बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने यहाँ से चिट्ठी भी लिखी थी ज्ञानेंद्र कुमार को। रामवृक्ष बेनीपुरी जब बम्बई आए थे उस समय तो उन्होंने मना किया था कि तुम ये फिल्म मत देखना। बाद में जाकर उन्होंने सिनेमा और साहित्य जैसा लेख भी लिखा जहाँ पे बताया कि कैसे मुंबई में सिर्फ कारोबार होता है, वहाँ किसी को साहित्य से कोई मतलब नहीं है, फिल्म में सिर्फ बिजनेस देखा जाता है। यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई से प्रेमचंद वाकिफ़ हुए, निराश हुए और जो उनकी फिल्म के साथ जो हश्र हुआ उससे वे बेहद दुखी हुए। फिल्म कैसी थी ऐसा बाबूराव पटेल ने जो लिखा है उस हिसाब से भी फिल्म कमज़ोर थी। और उन्होंने तो आश्चर्य व्यक्त किया है कि जिस फिल्म को 5 सालों तक सेंसर बोर्ड ने इस बात पे रोके रखा कि यह समाज के हित में नहीं है, उस फिल्म को 5 साल के बाद रिलीज करने की अनुमति देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कुछ हो, कोई असर पड़े, कोई प्रभाव पड़े।
लेकिन उनकी अनुमति से ये हुआ कि हमें एक क्रूड फिल्म, जिसे अनगढ़ कह सकते हैं, एक क्रूड फिल्म देखने को मिली। हमें देखना पड़ा इसे। उन्होंने पूरे रिव्यू में सिर्फ संवादों की चर्चा की है। संवाद, जी हाँ, प्रेमचंद ने इसकी कहानी लिखी थी और इसका संवाद लिखा था। पटकथा मोहन भवनानी ने लिखी थी। तो उन्होंने संवादों की तारीफ की है, बाकी किसी बात की तारीफ नहीं किया। उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया है कि यह फिल्म क्यों रिलीज हुई 5 साल के बाद। नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो फिल्म इस तरीके से पूरी बदल गया। जो एक अलग किस्सा भी है, बताते हैं लोग कि बेराम जीजी भाई, जो उस समय सेंसर बोर्ड के मेंबर थे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, मुंबई के बिजनेसमैन थे, उनके कहने पर शायद इस फिल्म को रोका गया था। वो इसलिए कि वे बॉम्बे टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और यह फिल्म रिलीज होती तो टेक्सटाइल मिल के खिलाफ जाती, उनके मालिकों के खिलाफ जाती। और अगर आप इतिहास पढ़ें और मुंबई का इतिहास पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि 1929 से लेके 1933 तक मुंबई में काफ़ी सारे हड़ताल हुए थे। और इस फिल्म के प्रचार में लिखा गया था कि इसमें एक्चुअल शूटिंग है, इसमें मिल मजदूर, उनकी हड़ताल, उनकी पिकेटिंग, उनके नारे, वो सब ओरिजिनल भी डाले गए थे या वहाँ से प्रेरित हुए थे। तो इस फिल्म की खासियत इसका रियलिज्म है, जो इन्होंने बुकलेट में भी डाला है। इस रियलिज्म की वजह से यह फिल्म नागवार गुजर रही थी बार बार सेंसर बोर्ड को, और वे बार बार इसका मना कर रहे थे रिलीज करने से। 1939 में रिलीज हुई तो उसके पीछे भी एक किस्सा है। बाकी लोगों ने इसके ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन विविध वृत्त करके एक अखबार था मुंबई का, उसमें एक हिंदी समीक्षक ने, याद रखें, एक हिंदी समीक्षक ने इस बात की चर्चा की थी कि इस फिल्म के का क्लाइमैक्स बदल दिया गया था और कुछ रील काट दिए गए थे, कुछ एक फुटेज निकाल दिया गया था। और तब यह इसलिए मुमकिन हो पाया था कि 1937 में जब मुंबई में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई थी। और कांग्रेस पार्टी, हम सभी जानते हैं, हम देख चुके हैं हाल फिलहाल में कि जब सरकारें बदलती हैं, जब सत्ता बदलती है तो कैसे सेंसर बोर्ड के मेंबरान बदल जाते हैं। वही बॉम्बे में भी हुआ, बॉम्बे के मेंबर बदल गए और इसमें बॉम्बे टॉकीज़ के अपने राय साहब चुनीलाल को शामिल किया गया और रंजीत मूवीटोन के सेठ चिमनलाल शाह को शामिल किया गया। और शायद चूँकि 2 लोग फिल्मों से गए थे उसमें सदस्य के तौर पर, तो उनकी सिफारिश से यह संभव हुआ। दूसरे, उससे भी बड़ी बात है कि तब सेंसर बोर्ड ने उनको सलाह दी, मोहन भवनानी और निर्माता को, कि भाई ये रास्ता छोड़ दो, गांधीवादी रास्ता ले लो, गांधीवादी रास्ता ले लो तो फिल्म रिलीज हो जाएगी। और वही हुआ, फिल्म को बदल दिया गया, फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया। और जो एक मज़दूरों की बात थी, उनके अधिकारों की बात थी, उसको एक समझौते में बदल दिया गया, उसको शांतिपूर्ण समझौते में बदल दिया गया। और ये बात मुझे लगता है कि 1934-35 के आसपास ही हो रही होगी या इस तरह की बात चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह की तब्दीलियां आ रही थी इसकी वजह से प्रेमचंद दुखी हुए थे और वो उनकी मर्जी से नहीं हो रहा था। तो जो फिल्म कम्युनिस्ट विचारों की थी, मज़दूरों के हक की थी, वो एक समय के बाद कहने समझौता परस्त हो गई, गांधीवादी हो गई। और उसके प्रचार में तब लिखा गया, जी हाँ, उसके बुकलेट में जब टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका विज्ञापन छपा तो उसमें लिखा हुआ था कि यह फिल्म मजदूर और मिल के मालिक साथ देखें तो हड़ताल रोके जा सकते हैं। जी हाँ, फिल्म कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ फंसी और कहाँ रिलीज हो पाई, तो ये तो फिल्म के साथ जुड़ा किस्सा है। मील मजदूर की कहानी बहुत साधारण है, वो कहानी भी मैं बता दूं आपको। एक सेठ हैं हंसराज, सेठ हंसराज का एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अय्याश किस्म का है, शराब पीता है, लड़कियों के पीछे रहता है, पैसे लुटाता है, उसको ज़्यादा परवाह नहीं है। बेटी बहुत जिम्मेदारी महसूस करती है। हंसराज मरते समय
अपनी वसीयत छोड़ जाते हैं जिसमें दोनों को बराबर का अधिकार देते हैं। बेटी पद्मा जिसका नाम है, बेटा विनोद जिसका नाम है, पद्मा बार बार विनोद को कहती है कि मज़दूरों के मांग को देखो, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन विनोद बिल्कुल नहीं मानता। विनोद इसका विरोध करता रहता है। एक दिन पद्मा जा रही होती है, अपनी गाड़ी से निकलती है फैक्ट्री से, तो एक युवक टकरा जाता है उनकी गाड़ी से और उसको चोट तो नहीं लगती है, लेकिन वो मूर्छित हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ मालूम होता है कि यह शिक्षित बेरोज़गार है लेकिन भूखा है। पद्मा उसे 10 रुपये देती है, लेकिन वह लेने से मना कर देता है। उसका कहना है कि नहीं, मुझे काम चाहिए। वह काम मांगता है, पद्मा उसे काम दे देती है। बाद में चूँकि वह शिक्षित है और थोड़ा समझदार भी है, वह मज़दूरों को ऑर्गेनाइज़ करता है, मज़दूरों का नेता बन जाता है और मज़दूरों को कहता है कि देखो, हिंसा का रास्ता मत अपनाओ, हम लोग शांतिपूर्ण समझौता कर सकते हैं। वह मिल मालिक के पास जाता है। पद्मा उसका समर्थन करती है। पद्मा उसके साथ हड़ताल पर बैठती भी है अपने भाई के खिलाफ। यह बात विनोद को बहुत बुरी लगती है। वह जब कैलाश, जो मज़दूर यूनियन का नेता है और पद्मा जिसके हमदर्द है, कैलाश कुछ मज़दूरों के साथ जब पहुंचता है विनोद के पास बात करने के लिए, तो विनोद उस पर गोली चला देता है, जिसमें उसे घायल हो जाता है। अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में ये तीमारदारी के लिए जाती है पद्मा और फिर वहाँ से डिस्चार्ज होने पर घर ले आते हैं। बाकी 2 मज़दूरों की जान चली जाती है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। विनोद को जेल हो जाती है, संक्षेप में कहें तो, और फिर मिल चलाने का कार्यभार पद्मा के हाथ आ जाता है। लेकिन अब मिल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसे चलाना संभव नहीं है और पद्मा के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। तो पद्मा मज़दूरों से रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ी कम मज़दूरी पर काम कर लो आप लोग। वे लोग तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पे फिल्म इंडिया में लिखा गया है कि मज़दूरों का शोषण तब भी हुआ, पहले अत्याचार के जरिए हुआ, बाद में लल्लू चप्पो के जरिए हुआ। मज़दूरों की फ़िक्र किसी को नहीं थी। लेकिन फिल्म की कहानी में ये बात आती है कि जब ये बात घोषणा हो जाती है कि पैसे कम दिए जाएंगे, पद्मा अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ 50,000 रुपये उसका वेट कर रहे हैं। कथासार में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे पैसे कहाँ से आए थे। और इस बीच पद्मा फैसला करती है कि वह कैलाश से शादी कर लेगी और वो कैलाश से शादी कर लेती है। इस तरीके से मिल में खुशी की लहर आ जाती है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ठीक हो जाता है। कुछ एक इंटरप्रेटर जो इसके हो सकते हैं, जिन्होंने टिकाएँ लिखी हैं बाद में मिल मज़दूर के, उन्होंने कहा कि यह कहीं ना कहीं एक समझौतावादी तरीके था, जहाँ पे बताया गया कि पूंजीपति और मज़दूर कैसे मिलकर रह सकते हैं। पूंजीपति और मज़दूरों को एक साथ करने की बात की गई थी। तो ये था पूरा किस्सा प्रेमचंद की पहली फिल्म और आखिरी फिल्म द मिल मज़दूर का। मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है जो आज ही स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के वेब पोर्टल पर आया है। मैं उसका भी लिंक इसके नीचे डाल दूंगा, जहां आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसका कथासार, इसमें कलाकार कौन कौन थे और सारे डिटेल्स, फिर पूरे विवाद जो हुआ है वो, और साथ में फिल्म इंडिया में छपा रिव्यू, ताकि आपको पूरी एक जानकारी मिल सके और आप उसका उपयोग कर सकें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है।